हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के 10 ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो पिछले टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम में ट्रेंड हुए हैं। टीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले वर्षों में आ चुके हैं। इन क्वेश्चंस को आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराया जाएगा, अर्थात जो इसमें फैक्ट्स यूज हुए हैं, रूल्स यूज हुए हैं, वो सारे के सारे आपको बताए जाएंगे। जो यहाँ लॉ लगे हैं वो सारे के सारे आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिल्क इज मतलब दूध है। तो सबसे पहली बात तो याद ये रख लें कि दूध क्या है। दूध एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। दूध क्या चीज है? दूध एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्या है? दूध एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। एक बात तो यहां से ये याद रखें, क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन सबसे पहली चीज की कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन एक्चुअली दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक चीज होती है डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। अब ये डिस्पर्स फेज क्या होती है? जैसे आपका सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। जब कोलाइडल सॉल्यूशन आएगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन की टर्म में सॉल्यूट को बोला जाता है डिस्पर्स फेज और सॉल्वेंट को बोला जाता है डिस्पर्जन मीडियम। चीज वही है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। डिस्पर्स फेज बोल दिया गया है सॉल्यूट को, डिस्पर्जन मीडियम बोल दिया गया है सॉल्वेंट को। अब जैसे ये हमारे सारे के सारे दिए हुए हैं, सब कोलाइडल सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो इन सब में एक तो होगी डिस्पर्स फेज और एक क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम। ये सब में होगा। तो हम सबकी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम भी देख लेते हैं। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम हम सबका पढ़ते हैं इसमें। इसका भी क्या होगा? डिस्पर्स फेज होगी, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। इसका भी क्या होगा? डिस्पर्स फेज होगी और डिस्पर्जन मीडियम। अब बात ये कही जाती है कि इसके लिए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा। जैसे आपका जेल है तो जेल में आपकी डिस्पर्स फेज क्या होती है? लिक्विड होती है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है। आपका सोल है, सोल में क्या होता है? डिस्पर्स फेज होती है सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? यहाँ क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है। यानी कि जेल सोल का उल्टा होता है या सोल जेल का उल्टा होता है, बस ये कह सकते हैं। जो एरोसोल है, एरोसोल में आपकी डिस्पर्स फेज जो होगी वो या तो सॉलिड होगी और या क्या होगी? लिक्विड होगी। लेकिन डिस्पर्जन मीडियम जो होगा वो दोनों ही केसेस में क्या होगा? गैस होगा। यानी कि सॉलिड डिस्पर्स इन गैस और लिक्विड डिस्पर्स इन गैस इज नोन एज एरोसोल। अब इमल्सन में क्या होता है? दोनों ही चीजें क्या होती हैं आपकी? दोनों की दोनों चीजें होती हैं लिक्विड। ठीक है। इमल्सन में क्या होता है? दोनों की दोनों चीजें लिक्विड होती हैं। तो दूध जो है आपका एक लिक्विड है, मतलब दूध क्या है? एक इमल्सन है, क्योंकि इसमें डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है। तो ऑप्शन जाएगा आपका यहाँ से डी के साथ। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज। मैकेनिकल प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन की कौन सी है? तो देखिए यहां से वैसे तो आंसर आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि जो टिंडल इफेक्ट है वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं और ब्राउनियन मोशन भी शो करते हैं। ठीक है। ब्राउनियन मोशन क्या होती है? जो जिगजैग मोशन होती है, किसकी? कोलाइडल पार्टिकल्स की जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। किसने पता लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने पता लगाया था इसका। ठीक है। पोलन ग्रेन्स को उन्होंने वाटर सरफेस पर जिगजैग मोशन करते हुए देखा था। अब यहाँ एक नई टर्म आपको देखने के लिए मिल रही है, मतलब इनसे जो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, वो कौन सी है? कैटाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस क्या होता है? धन कण संचलन। इसमें क्या होता है? जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कैथोड की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। मतलब मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टू द कैथोड इज नोन एज कैटाफोरेसिस। तो ये भी आपका कोलाइडल पार्टिकल्स में देखने के लिए मिलता है, कोलाइडल सॉल्यूशंस में देखने के लिए मिलता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही चीजें मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक न्यूमेरिकल दिया गया है, और न्यूमेरिकल भी आपका कौन सा है? कौन से चैप्टर का है? ये है केमिकल
काइनेटिक्स का। और इसमें ये कहा जा रहा है कि एक रिएक्शन 75% पूरी होने में 32 मिनट लगाती है, तो 50% पूरी होने में कितना समय लगाएगी। ठीक है 75% कितने मिनट में हो रही है, 32 मिनट में। ठीक है, तो 50% कितने मिनट में होगी, ये हमें बताना है। तो पहले तो देखिए हो कितनी रही है रिएक्शन। अगर पूरी रिएक्शन की बात करें तो पूरी रिएक्शन कितनी होती है, कोई भी रिएक्शन 100% होती है। ठीक है, 100 हो रही है। और अगर हम यहाँ से बात करें एक्स की हुई कितनी हुई है, 75%। 75 ही तो हुई है, यही तो बोला गया है। और आगे बात करें तो हमें टाइम भी दे रखा था, टाइम कितना दे रखा था, 32 मिनट दे रखा था। 32 मिनट इतना टाइम दे रखा था। फॉर्मूला लगा दें, यहाँ से एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है बस। अब यहाँ क्या रखें, हम यहाँ वैल्यू रखते चले जाएं। K इज इक्वल टू 2.303, टी की वैल्यू थी 32, लॉग पूरी रिएक्शन हुई थी 100% और इसमें से हुई कितनी है 75%। तो यहाँ से आ जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 32 लॉग 100/25। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे और आगे करेंगे क्वेश्चन को, और आगे कर सकते हैं हम। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 32 लॉग, यहाँ से क्या आ गया लॉग 4। लॉग 4 की वैल्यू होती है कितनी होती है 2.303 अपॉन 32, और लॉग 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6021। कुछ वैल्यूज देखिए, वैसे तो लॉग की वैल्यू दी हुई होती है, लेकिन फिर भी कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे log 4 की वैल्यू होती है 0.6021, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 लगभग इसकी आधी होती है। तो ये बेटे यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। अब हमें करना क्या है, करना ये है कि ये तो जो निकाला हमने निकाला 75% के लिए, अब हम किसके लिए निकाल दें, 50%। ठीक है, के की वैल्यू वहां से मिल गई रेट कांस्टेंट की, तो यहाँ से टी हाफ की वैल्यू लगा, टी हाफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं 0.6931 अपॉन के। अब इसमें क्या करो, फर्स्ट वाले से कंडीशन से के की वैल्यू पुट कर दो 0.6931। अब के की वैल्यू क्या आई थी आपकी, के की वैल्यू आई थी 2.303 अपॉन में आ रखा था 32, तो 32 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ क्या था 0.6021। ठीक है, ये आ जाएगा, ये क्या आ गया आपका यहाँ से ये आ गया है। इसे पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे सॉल्व करने में भी क्या बता दें, चलो बता ही देते हैं थोड़ा सा। सॉल्व में भी 2.303 से ये कट जाएगा कितनी बार, 0.3010 बार। अब 0.3010 से लगभग 2 टाइम्स ये कट जाएगा। ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 16 बार। तो टी हाफ जो आंसर आ गया होगा आपका, कितना आ गया होगा, यहाँ से 16 आ गया होगा। 16 मिनट, घंटा क्या दिया हुआ था, 16 मिनट दिया हुआ था, तो 16 मिनट आपका आंसर यहाँ से ठीक हो जाएगा। ऑप्शन में देख सकते हैं क्या 16 दिया गया, हाँ जी बिल्कुल दिया गया, बी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, 16 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ कैटलिस्ट, मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट ही यूज नहीं हुआ है ना। तो देखो जो हैवर प्रोसेस है, हैवर प्रोसेस क्या बनाता है, हैवर प्रोसेस से बनाई जाती है अमोनिया NH3, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है Fe। ठीक है, ऐसे ही आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, नाइट्रिक एसिड HNO3, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम भी किया जाता है, रोडियम भी किया जाता है RH। कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपका H2SO4 के लिए है, और इसमें क्या यूज किया जाता है, इसमें किया जाता है V2O5। ठीक है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड यहाँ यूज होता है। लेकिन आपका जो थर्माइट प्रोसेस है इसमें कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ से सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्मोडायनामिक्स से है ना। देखिए जो
वीडियो है, वीडियो में ज्यादातर चैप्टर्स को लिया गया है, मतलब 10 क्वेश्चन में जितने भी चैप्टर लिए जा सकते थे वो लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से सबको भर दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से लिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक उष्मागतिकीय फलक, मतलब द थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन इज द फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहली बात तो किसकी बात करते हैं कि ये जो थर्मोडायनामिक फंक्शन होता है यही क्या होता है ना, जो कोई मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, सिस्टम के की स्टेट पर डिपेंड करती है, उसे क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। जैसे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। अब ये कह रहा है किस पर निर्भर करती है, तो देखो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ से किस पर डिपेंड करती है, यही बताया आपको, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करती है सिस्टम की। अब यहाँ कहा गया है केवल प्रारंभिक पर, केवल अंतिम पर, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर स्टेट पर डिपेंड कर रहा है सिस्टम तो वो इनिशियल और फाइनल दोनों पर ही डिपेंड करेगा, है ना। जब भी हम चेंज देखेंगे किसी चीज का तो इनिशियल और फाइनल दोनों पर ही तो डिपेंड करके देखेंगे ना, वैल्यू तभी तो आएगी चेंज की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में पूछा जा रहा है कि इनमें से गिब्स डोम इक्वेशन कौन सी है। देखिए यहाँ क्या है, जी एट पी एन टी, पी एन टी देखो दोनों एक जैसी लग रही हैं रिएक्शन देखने के लिए, इक्वेशन आपको देखने के लिए, तो यहाँ ऑप्शन जो जाएगा डी के साथ जाएगा, क्योंकि सारी की सारी जो फॉर्म है वो गिब्स इक्वेशन की फॉर्म है, सारी की सारी आपकी गिब्स डोम इक्वेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थर्मोडायनामिक्स से लिया गया, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस क्या रहेगा, जो साइक्लिक प्रोसेस होता है पहले तो वही देख लें। मान लिया कोई सिस्टम ए से चलना स्टार्ट किया और ए से कहां पहुंच गया, बी पर, बी से कहां पहुंचा, सी पर, और सी से कहां पहुंचा, डी पर, और डी से फिर से अगर ए पर आ जाए तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि चक्रीय प्रक्रम, क्योंकि क्या हो गया है, इसमें पूरा एक साइकिल बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या रहता है, आपका जो डेल्टा ई होता है वो जीरो होता है और एंथैल्पी चेंज भी क्या होता है, जीरो होता है। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ से सी के साथ। जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें एंथैल्पी क्या हो जाती है, एंथैल्पी चेंज जीरो हो जाता है और डेल्टा ई भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन रहेगा ये, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा हैज, इज नहीं हैज मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए कंपाउंड जो जो दिए हुए हैं, पहला आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, दूसरा ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो पहले इनके फॉर्मूले बना के देखते हैं क्या क्या इनमें से सही हो सकता है। देखिए जो आपका पहला था, पहला कौन सा था, पहला था ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये आपका फिनोल और ऑर्थो पर NO2। दूसरा था ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तीसरा था मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। एंड जो चौथा था, चौथा क्या था, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, COOH और नीचे NO2, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब इनमें से ये बताना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। देखिए पहली बात तो जो ज्यादा एसिडिक होगा वो अल्कोहल वाला कभी भी एसिडिक ज्यादा नहीं हो सकता कार्बोजाइलिक एसिड से। अगर हम OH को और COOH को दोनों को कंपेयर करें तो COOH ज्यादा एसिडिक होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ से कट जाएगा। अब जैसे ही COOH आता है तो COOH के केस में एक और चीज लगती है, अगर COOH आता है तो COOH के केस में ऑर्थो इफेक्ट लगता है, ऑर्थो इफेक्ट। अब ये ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है, अगर COOH की रेस्पेक्ट में कोई भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आता है तो वो क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ मेटा पर है और यहाँ किस पर है, NO2 पर, NO2 पैरा पर है।
तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक करेक्टर होगा वो सेकंड वाले का होगा। ऑर्थो इफेक्ट में आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, अगर आपका COOH कंपाउंड में आया है और COOH की रेस्पेक्ट में NO2 ऑर्थो पोजीशन पर है या कोई भी ग्रुप NO2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पर है तो वहां पर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा और कंपाउंड बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अगर ऑर्थो वाला कंपाउंड ऑप्शन में दिया हुआ है तो सबसे पहले उसी को आपको टिक करना है। लेकिन ऑर्थो इफेक्ट केवल COOH के केस में ही लगता है, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट वाले में भी ऑर्थो इफेक्ट लगा दो। ऑर्थो इफेक्ट जो लगेगा केवल COOH के केस में ही लगेगा। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन जो बना आपका वो कौन सा बन गया, सही सही ऑप्शन बन गया है आपका यहाँ से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन नेप्थलीन C1 सिंगल बॉन्ड C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C2 सिंगल बॉन्ड C3 बॉन्ड्स। देखिए पहले तो हम क्या करें, नेप्थलीन की स्ट्रक्चर ही बना लें, बाकी बात तो बाद की है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहीं को स्ट्रक्चर बनाते हैं किसकी, नेप्थलीन की। नेप्थलीन होती क्या है, देखिए नेप्थलीन में क्या होता है, दो बेंजीनिंग कंडेंस्ड होती हैं। ये पहली बेंजीनिंग हो गई और एक और इसके साथ में वो क्या हो जाएगी, कंडेंस्ड हो जाएगी। ये आपकी नेप्थलीन होती है। इसमें अल्टरनेटिव क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर नंबर डालें तो नंबर के बिना तो पता ही नहीं लगेगा नंबरिंग कहाँ से होती है। ये होता है आपका 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब ये कह रहा है कि C1 और C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C2 C3। देखो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, कम होती है किससे, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ और भी कम होती है। अगर ट्रिपल आ गया तो ट्रिपल की लेंथ और भी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन कौन सा बन गया, यहाँ से ऑप्शन पहला ही सही हो गया। C1 C2 की लेंथ क्या कही है, इक्वल होगी। इक्वल तो हो ही नहीं सकती, एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह सिंगल बॉन्ड है, तो इक्वल हो नहीं सकती। दूसरा क्या, C2 C3 और C1 मतलब इसकी ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये भी सही नहीं है। तो सही ऑप्शन यहाँ से पहला ही बन रहा है, ऑप्शन जाएगा फर्स्ट के साथ। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पायरोल डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टीज बिकॉज। जो पायरोल होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी क्यों शो नहीं करता, क्या वो कारण है जिसके कारण वो बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है ना। तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आपके पायरोल की स्ट्रक्चर बनाकर थोड़ा सा आपको समझा दें पायरोल में है क्या क्या। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये पायरोल की स्ट्रक्चर है, NH और यहाँ लोन पेयर। पहली बात तो बेसिक होते कौन है, अगर बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर होता है। तो आपको देखने में लग रहा है कि इसके पास लोन पेयर है, लेकिन ये जो लोन पेयर, इस लोन पेयर की वजह से मतलब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फिर भी ये बेसिक नहीं है। कारण क्या है इसका, ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। क्वेश्चन में यही तो पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, पायरोल डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टीज बिकॉज। पायरोल बेसिक प्रॉपर्टी शो क्यों नहीं करता है जबकि इसके पास लोन पेयर है, यही तो पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन में। तो क्यों नहीं करता, क्योंकि ये जो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर ये क्या करता है, ये इस पूरी रिंग को स्टेबलाइज काम करने का काम करता है। यानी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये वाले, इनके साथ प्लेन में हो जाता है ना। और जब प्लेन में हो जाता है तो ये लोन पेयर किसी को दिया नहीं जा सकता। यही तो होता है जिनके पास लोन पेयर हो, और ऐसा लोन पेयर हो जो क्या किया जा सके, डोनेट किया जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, बेसिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो लोन पेयर होता है ये प्लेन में होता है, और प्लेन में होने की वजह से ये किसी को दिया नहीं जा सकता, इसी वजह से ये बेसिक नहीं होता। तो क्या कारण है इसका, ऑप्शन हम ऑप्शन में पढ़ेंगे पहले। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इससे तो पता नहीं लग रहा। लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज डिलोकलाइज्ड विद p ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल सही जाएगा।
तो ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।